अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा केमिस्ट्री 1 का 7वां लेक्चर है और अभी हमारे जो है वो क्लासेस जिस तरह चल रही थी उसमें कुछ प्रॉब्लम बीच में आ रही हैं और मैनेजमेंट मुझसे कह रही है कि जो है आप एक लाइव सेशन भी लें क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। आप लोग जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो जो बता रहे हैं वो एक तो आप ग्रुप में नहीं बताते। मैंने पहले भी कहा था कि कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ग्रुप में बताने से, क्योंकि हम क्लासरूम में भी जिस तरह सवाल करते हैं अलग से सवाल पूछना से मतलब ये होता है कि आप इस बात से घबरा रहे हैं कि और साथी आपके बारे में क्या सोचेंगे। वो उनको भी नहीं आ रहा है तो वो भी वही सोचेंगे जो आप सोच रहे हैं। तो इसलिए प्लीज़ ग्रुप में ही सवाल करें ताकि मैं सबको ही उस जवाब से फ़ायदा हो जाए। ठीक है, मैं कोशिश इसलिए करता हूँ कि मैं आपको जो वीडियो है उसमें सवाल का जवाब दूँ। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि कुछ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है वो होनी चाहिए। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इसलिए नहीं हो पा रही है कि ये केमिस्ट्री नॉर्मली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू पढ़ाई नहीं जाती। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ चीज़ें आपको एज नोट्स फॉर्म में मिल जाएं। जो अभी हम लेक्चर आज डिलीवर करूँगा आज और अगले लेक्चर में वो रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में है। उसका एक नोट जो है वो आपको व्हाट्सएप हो जाएगा ग्रुप में, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर अपने जो MS टीम पे जो क्लास बनानी है मैंने कोशिश की थी, बनाई भी थी क्लास और आप लोगों को मैसेज भी भेजा था और आपने कहा कि जो है वो चैनल ऑन नहीं हो रहा। शायद उन सबको ऐड करना पड़ता है तो आप सबके ईमेल एड्रेसेस दरकार हैं। अगर आपके साथ कोई और आपको MS टीम पे पढ़ा रहा है तो आपने उसको भी ईमेल एड्रेसेस प्रोवाइड किए होंगे, तो वही कॉपी आप CR साहब जो है दोनों ग्रुपों के वो मुझे भेज दें। सिर्फ CR साहब ही भेजें, हर आदमी अलग अलग ना भेजें क्योंकि मैं इसको ट्रैक नहीं कर पा रहा हूँ। हर आदमी जो है वो अटेंडेंस ज़रूर लगाता है और ग्रुप में भी लगाता है, वहाँ पर भी लगाता है। मैंने आपसे कहा कि आप देख लें तो बता दें, लेकिन जब वो चीज़ आना शुरू हुई तो मुझे उसका भी कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। तो अगर आप वहाँ पर देख रहे हैं तो वहाँ पर लगा लें और जैसे ही MS टीम का ग्रुप बनता है हम जो है वो आपको एक लाइव सेशन हर जो लेक्चर लिए हैं उसका एक लाइव सेशन कर लिया करेंगे आधे घंटे का 1 घंटे का। मोस्ट प्रॉब्ली पीर को ही मंडे को मेरी क्लास है तो मंडे ही को ये होना चाहिए। टाइमिंग उसका 10:30 है। 10:30 में अभी तो बता है इस मंडे को तो शायद थोड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन फिर रमज़ान होंगे तो रमज़ान में तो 10:30 जो है वो एक सूटेबल टाइम है भी, या आप जिस तरह टाइम को मैनेज करना चाहें तो आप जिस वक्त भी चाहें बता दें। अभी जो ग्रुप बनता है आपका फ़ौरन ही इम्तिहान से पहले पहले 1-2 लाइव सेशन मैंने करने हैं। लाइव सेशन करने का फ़ायदा ये होगा कि थोड़ा सा आपको से थोड़ा इंटरेक्शन लाइव भी हो जाएगा। सेकंड बात ये है कि थोड़ी सी आप लोगों की जो कन्फ्यूजन्स हैं वो भी डिस्कस हो जाएंगी और लाइव डिस्कस हो जाएंगी। कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के जो लेक्चर गुजर चुके हैं उसके बारे में जो भी नोट्स हैं या जो भी न्यूमेरिकल्स कराए हैं वो न्यूमेरिकल रिटर्न फॉर्म में आपको किसी तरीके से मिल जाए या फिर लिखे हुए मिल जाए, क्योंकि वीडियो देखते हुए शायद आप उससे कोप नहीं कर पा रहे हैं। बहरहाल अभी सबसे पहला काम तो ये है कि आप जिस तरह देख रहे थे उसी तरह ये वीडियो देखते रहें और मुझे CR साहब जो वहाँ पर अपने अटेंडेंस भी लगाते रहें और CR साहब आप जो है वो फ़ौरन जो है मुझे ईमेल अपने एड्रेसेस सबके भेज दें दोनों CR, ताकि मैं एक क्लासरूम जो बनाई है उसमें आपको ऐड कर लूँ। तो फिर हम क्लासरूम की फॉर्म में ही लेक्चर ले लिया करेंगे और फिर उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी डाल दिया करेंगे या रिकॉर्ड करके अलग लेक्चर डाल दिया करेंगे और क्लासरूम में एक आधे घंटे का एक लाइव सेशन कर लेंगे जिसमें आप सवाल पूछ सकते हैं।
उसमें हाज़िरी मैंडेटरी होगी, ज़ाहिर बात है, क्योंकि हाज़िरी नहीं होगी आपकी तो मैं कैसे लगाऊंगा हाज़िरी। और वो भी क्योंकि बेहतर ये है कि आप सब अपनी हाज़िरियाँ, क्योंकि हाज़िरी की एक इशू खड़ा हुआ है, तो इसलिए बेहतर ये है कि आप इसको मैनेज कर लें और हाज़िरी का प्रूफ देते जाएं, ताकि मेरे पास भी ये एक प्रूफ हो कि भाई आपने ये तमाम लेक्चर सुन लिए। आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का लेक्चर हमारा है रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल पता नहीं रिवर्सिबल रिएक्शन या रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। बहरहाल मुझे उसका स्पेलिंग का मेरा मतलब रहता है भाई आपको देख लिया करो, मेरी स्पेलिंग इतनी अच्छी नहीं। एंड इक्विलिब्रियम जो है वो, इक्विलिब्रियम एक ऐसी जगह को कहते हैं, एक ऐसी स्टेट को कहते हैं जिसमें जो है कोई मूवमेंट ना हो रही हो। रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे रिएक्शन जो कि नॉर्मली किसी क्लोज वेसल में हो रहे हों, क्लोज सिस्टम में हो रहे हों, यानी उसमें से कोई चीज़ बाहर निकाली ना जा रही हो, आपने एक वेसल में चीज़ें डाल दी हैं और उसको बंद कर दिया है, फिर जो रिएक्शन हो रहे होते हैं वो ज़्यादातर तो इरिवर्सिबल होते हैं और एक ही डायरेक्शन में आप रिएक्शन करते हैं, प्रोडक्ट बन जाती है और प्रोडक्ट के बाद आप जो है प्रोडक्ट को बाद में कलेक्ट कर लेते हैं। या तो गैस फॉर्म में है तो गैस निकाल लेते हैं, अगर सॉलिड फॉर्म में है या पिपेट आउट हो गई है, सोल्यूशन की फॉर्म में भी है, डिज़ोल्व फॉर्म में भी है, तो उसको किसी तरीके से बाहर निकालते हैं। लेकिन ज़्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता कि जो रिएक्शन है वो रिएक्टेंट जो है वो कम्प्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो ऐसे रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन जो होते हैं वो उसको इस साइन से जाहिर किया जाता है, और अगर इस साइन से जाहिर किया जाता है इसका मतलब ये है कि ए और बी मिल रहे हैं और सी और डी बनाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ सी और डी जो बन रहे हैं वो डिकम्पोज होके ए बी दोबारा बना रहे हैं, ठीक है। या ए और बी मिल रहे हैं और सी बना रहे हैं और सी डिकम्पोज होके वापस टूट के जो है ए बी दोबारा बना रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि सी ए जो है वो डिकम्पोज होके सी और डी बना रहे हैं और फिर वो आपस में मिल के ए बना रहे हैं। बहरहाल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तादाद से कोई कंसर्न नहीं है, सब मसला सिर्फ ये है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और कुछ अर्से टाइम के बाद प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, और उसके बाद ये एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर इनकी कंसंट्रेशन जो होती हैं वो चेंज नहीं हो रही होती। यानी हो सकता है, मतलब अगर फर्स्ट करें आपने जब शुरू किया था तो ए की कंसंट्रेशन जो है वो 0.1 थी, इसकी 0 थी उस वक्त, लेकिन कुछ अर्से टाइम के बाद इसकी कम होते होते 0.03 हो गई, 0.03 हो गई, और ये 0.07 और प्लस 0.07 हो गई, ठीक है। तो ये हो गया, लेकिन इसके बाद अब इनकी कंसंट्रेशन, यानी इसको पूरे का पूरा 0 हो जाना चाहिए और इसको 1 हो जाना, 0.1 हो जाना चाहिए दोनों कंसंट्रेशन को, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ और ये उसी कंसंट्रेशन में ये मौजूद है। अब इस वक्त नॉर्मली दो चीज़ें हो सकती हैं, रिएक्शन रुक गया, रिएक्शन रुकने का अमल है, ये रिएक्शन रुकने का अमल है, इसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। इक्विलिब्रियम आ गया, रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, रिएक्शन पहले ही रुक गया, इक्विलिब्रियम फॉर्म में आ गया। लेकिन ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा कि ना ये ये रिएक्शन आपस में हो रहा है, ना ये रिएक्शन जो है वो आपस में मिलके दोबारा मिलके जो है ये वापस कन्वर्ट हो रहे हैं, बल्कि ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, यानी कि ये जो है वो अपनी जगह रुके हुए, ये अपनी जगह रुका हुआ है। आप कोई तराजू पे जो है यहाँ पर, ऐसे तो खैर पॉसिबल
नॉर्मली होता नहीं है। लेकिन अगर तराजू में आप किसी दुकानदार के पास इसको बैलेंस कर लें किसी तरीके से, 1 किलो को 1 किलो के बराबर बांट दो, जो वेट होता है उसके बराबर ही रख दें तो बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि वेट में तो फ़र्क जो होगा वो एक जैसा ही होगा, लेकिन ये कि बाकी चीज़ों में जो है वो फ़र्क होता है। वो जो है बहुत पुरानी कहानी है कि वो एक ज़माने में जो है क्या कहते हैं, कुछ गांव के लोग थे वो मक्खन बनाया करते थे। तो वो मक्खन जो है जाके बाज़ार में बेचते थे और वहाँ से सौदा खरीद लिया करते थे। तो वो एक दफ़ा मक्खन बना के ले गए तो उसने दुकानदार ने कहा कि भाई मैं आपका मक्खन नहीं खरीदूँगा क्योंकि आप कम तोड़ते हैं। तो उन्होंने कहा भाई क्यों? कह रहे आप 1 किलो का पैकेट बना के लाते हैं, उसमें 1 किलो मक्खन नहीं था, बल्कि उसमें से आधा पाव मक्खन यानी तकरीबन 1.25 सॉरी 125 ग्राम मक्खन जो है वो कम था। तो आप तो बहुत चालाक लोग हैं और आप लोग जो है वो डीवीएस लोग हैं और आप लोग जो है मुझे जो है वो चीट कर रहे हैं। उन्होंने कहा भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम हो सकता है हमारी गलती है, हमने मक्खन कम तोड़ा हो, लेकिन हम मक्खन तोड़ने के लिए जो हमारे पास वेट्स तो हैं नहीं, तो हम आपसे जो सौदा खरीद के ले आते हैं किलो किलो के हिसाब से, हम उसी को इस्तेमाल करते हैं मक्खन का पैकेट बनाने के लिए। तो अगर आपका वज़न कम है तो फिर हमारा वज़न भी कम ही होगा। तो बात असल में ये है कि दुकानदार के पास तो वज़न इक्वल करने का तरीक़ेकार नहीं होता, लेकिन बहरहाल अगर आप कोशिश करके इसको बैलेंस कर दें। अब इस वक्त क्या हो रहा है कि इस वक्त ये बैलेंस इक्विलिब्रियम की फॉर्म में, इस वक्त फोर्स इक्विलिब्रियम की फॉर्म में, बिल्कुल इसी तरह ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम की फॉर्म में हो सकता है, लेकिन ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। अब इसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो एक्चुअल होता है वो क्या होता है? वो ये होता है कि फर्स्ट कर लें कि एक आदमी एक गड्ढा खोद रहा है और जो मिट्टी बाहर फेंक रहा है, दूसरा आदमी उसी स्पीड से मिट्टी अंदर फेंक रहा है। तो शुरू शुरू में तो आदमी जो है वो गड्ढा खोद रहा था, जो दूसरा आदमी मिट्टी अंदर नहीं फेंक रहा था। लेकिन जब एक पाइल मिट्टी का जमा हो गया वहाँ पर, तो उसके बाद उसने अंदर फेंकना शुरू कर दिया। तो अब हो सकता है कि जितनी मिट्टी वो बाहर फेंक रहा है उतनी मिट्टी वो अंदर फेंक रहा है। तो ये क्या हुआ, ये एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, यानी जितने चीज़ें मिलके यहाँ से ये बना रही हैं उतने ही मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो रहे हैं वापस। तो ये कहलाता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम, और ये अटेन होता है कुछ टाइम के बाद। ठीक है। अब इस इक्विलिब्रियम की नॉलेज से या ये हो जाता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है रिएक्शन कंप्लीट हुआ नहीं हुआ? असल में बात यह है कि भाई जो असल में ज़्यादातर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी और पॉलीमर में तो खैर केमिकल्स इतना जमा नहीं हो रहे होते, लेकिन अगर पॉलीमराइजेशन का देखें आप, तो पॉलीमराइजेशन में भी या कहीं भी रिएक्टर में कहीं पर भी कोई काम हो रहा है, अगर वो रिएक्टेंट जो हैं वो पूरी तरह कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, क्या कहते हैं, प्रोडक्ट में, तो इसका मतलब है कि रिएक्शन जो है वो इरिवर्सिबल है और रिवर्सिबल रिएक्शन है। और उसको जो साहब इसको गवर्न करते हैं, वो जो जो इनका लॉ इसको गवर्न करते हैं, वो एक बड़ा मुश्किल सा नाम है, इसकी ए के ऊपर डैश लगा हुआ है, और ये ली चैटलियर प्रिंसिपल कहलाता है। ली चैटलियर साहब ने ये एक प्रिंसिपल दिया कि अगर कहीं पर भी इक्विलिब्रियम डायनेमिक इक्विलिब्रियम कायम हो जाए, तो जो भी कंडीशंस हैं, प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, कंसंट्रेशंस हैं, इसको आप चेंज करेंगे तो जो भी चीज़ें वहाँ मौजूद हैं वो इस इक्विलिब्रियम की डिस्टर्बेंस को मिनिमाइज़ करके दोबारा इक्विलिब्रियम कायम करने की कोशिश करेंगे। तो वो इस इक्विलिब्रियम को मिनिमाइज़ करेंगे। तो ली चैटलियर साहब ने ये
प्रिंसिपल दिया है। इससे पहले हम ये देख लें कोई भी रिवर्सेबल रिएक्शन, बहुत सारे रिवर्सेबल रिएक्शन होते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको थोड़ा देख देख के पढ़ाऊँ, ताकि सबसे मशहूर जो रिएक्शन है वो जो है वो हाइड्रोजन गैस को नाइट्रोजन गैस के साथ मिलाया जाए तो अमोनिया बनता है। ये रिवर्सेबल रिएक्शन है और इसके नतीजे में हम ये देख रहे हैं कि 3 हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल अगर एक नाइट्रोजन गैस के मॉलिक्यूल से मिलेगा तो 2 अमोनिया गैस के मॉलिक्यूल का। ये ली चैटलेट प्रिंसिपल को पढ़ने के लिए ये तरीक़ेकार बहुत ज़्यादा अप्लाई किया जाता है। वजह उसकी ये है कि क्योंकि ये जो तरीक़ेकार है, इसके तरीक़ेकार में फ़ायदा ये है कि आप जो है वो नॉर्मली जो भी क्या कहते हैं, मतलब इसमें सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसमें प्रेशर का इफेक्ट भी होता है, इसलिए कि तमाम चीज़ें जो मॉलिक्यूल हैं वो गैस की फॉर्म में। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको ये बताएं कि ये किस तरह ये हो रहा है, इसमें क्या फर्क पड़ रहा है और क्या हो रहा है। एक ये रिएक्शन की एक किस्म है, उसके अलावा जो किस्में हैं, मतलब उसके अलावा जो भी बहुत सारे रिएक्शन होते हैं जो कि इक्विलिब्रियम की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, मतलब मैं आपको सम ऑफ दी कुछ ऑफ दी रिएक्शन जला दूँ। जैसे N2, मेरा पेन भी ख़त्म होना शुरू हो गया है, नया पेन मुझे पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। O2, इसको जब हम मिलाते हैं 2NO, ये भी गैस फॉर्म में मरते हैं। इसी तरह S, ये मैं दोबारा लिख रहा हूँ 2NO2। ठीक है, उसके अलावा SO2 प्लस O2, ये भी रिवर्सेबल रिएक्शन है और इससे 2SO3 ये कांटेक्ट प्रोसेस से H2SO4 बनाते हैं, उसमें ये इक्वेशन इस्तेमाल होती है। ये मुख्तलिफ कुछ एग्ज़ाम्पल हैं, तो हम इसको बारी बारी जो है देखेंगे कि ली चैटलेट प्रिंसिपल में किस तरह ये एग्ज़ाम्पल जो है वो इस्तेमाल होते हैं। और फिर हम ये देखेंगे कि टेक्सटाइल या पॉलीमर में कोई कैसे रिएक्शंस हैं और उनमें क्या इससे इस्तेमाल करने से हमें क्या फ़ायदा होता है। पहले हम देखेंगे कि नॉर्मली जो बहुत ही मशहूर एक दो हैबर प्रोसेस है और कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, इसके अलावा लाइमस्टोन फॉर्मेशन है, मिथेनॉल फॉर्मेशन है, ये सारे रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो हम उसमें ये नॉलेज जो है रिवर्सिबल रिएक्शन की और उसके अंदर जो ली चैटलेट प्रिंसिपल जो रूल कर रहा है उसके हिसाब से आपकी इंफॉर्मेशन है या नहीं है, इसको हम देखेंगे। वहाँ पर हर जगह पे ली चैटलेट प्रिंसिपल उस तरह अप्लाई नहीं हो रही होती, क्योंकि तो आप एज ए साइंसदान तो आप समझते हैं कि ली चैटलेट प्रिंसिपल बिल्कुल 100% अप्लाई होता है, लेकिन एज एन इंजीनियर आप उसको कुछ मॉडिफिकेशंस कर रहे होते हैं ड्यू टू इकोनॉमिकल रीज़न। आप देख रहे होते हैं कि जो चीज़ भी अभी इकोनॉमिकल रीज़न की बात हुई, तो एक सवाल एक साहब ने पूछा है कि हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर करने के लिए नीसेंट हाइड्रोजन भी इस्तेमाल हो सकती है। तो मैं इसका जवाब में कहूँगा भाई बहुत सारे तरीके नेट पे मौजूद होंगे, मैं तो सारे देखे भी नहीं होंगे, मुझे आते भी नहीं होंगे, लेकिन नॉर्मली वो तरीके देखे जाते हैं जो कि इकोनॉमिकल हों और जो इस्तेमाल किए जा सकते हों, वायबल हों। आप जो है नीसेंट हाइड्रोजन लेकर आएंगे और रिएक्शन करवाएंगे, बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस जो है, सिंपल नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस, ये भी काफ़ी महंगी होती है, सिलेंडर्स खरीदे जाते हैं। तो
नीसन हाइड्रोजन लाने के लिए या रिएक्शन से क्रिएट करेंगे नीसन हाइड्रोजन, तो एक ठीक ठाक मुश्किल का एयर से ही बना रहे होंगे। लेकिन अगर आप जनरेटर भी खरीद लेंगे तो जनरेटर भी इतनी अच्छी परसेंटेज में नीसन हाइड्रोजन बना नहीं रहा होगा और काफ़ी कॉस्टली होगा। इसलिए बेहतर ये है कि आप वो तरीके देखें जो कि वायबल हो, इकोनॉमिकल हो। हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर में अभी तक प्रॉब्लम आ रही है। कल लास्ट डेट है उस असाइनमेंट की। एक तो ये कन्फ्यूजन हो गया कि जनाब मैंने शायद 2 असाइनमेंट दिए हुए हैं, लेकिन नहीं भाई, एक ही असाइनमेंट दिया हुआ है और वही हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर का असाइनमेंट है। वो ही 20 तारीख को फिल करके देना है। वो कुछ लोगों से पढ़ा भी नहीं जा रहा है, लेकिन बहरहाल जो आपको क्या कहते हैं कोर्स आउटलाइन दी गई है उसको देखने तो समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या पूछा। और वो टॉपिक जो है उसके बाद फिर मोलैरिटी और नॉर्मलिटी का जो टॉपिक है उसके बारे में भी काफ़ी बात हो रही है कि जनाब उसमें समझ में नहीं आ रहा, नोट्स चाहिए। मैं कोशिश करूँगा कि जो न्यूमेरिकल्स में कराए गए हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल भी थोड़े हैज़र्ड्स थे, तो आप कोशिश करूँगा कि उसको एक सीक्वेंस की फॉर्म में आपको दे दी जाए रिटर्न हालत में, ताकि आप उसकी भी तैयारी कर लें। लीचैटियन प्रिंसिपल और रिवर्सिबल रिएक्शन का भी एक नोट्स की फॉर्म में एक मैंने बना लिया है। मैं आपको कोशिश करूँगा कि वो व्हाट्सएप पे ही वो वर्ड की फाइल है वो आपको मौजूद मिल जाए, आप उसको ज़रा देख लें। ठीक है जनाब, अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये एक रिएक्शन है। अब मुझे अमोनिया बनाना है। अमोनिया बनाने के लिए मुझे जो लीचैटियर प्रिंसिपल वो कह रहा है कि भाई रिएक्शन जो भी चेंज आप करेंगे वो मिनिमाइज़ कर देगा इक्विलिब्रियम को। इक्विलिब्रियम इसको इंक्रीज जो भी आप कर रहे हैं, ठीक है, जो आप मेक चेंज करते हैं। लीचैटियर प्रिंसिपल स्टेट दैट व्हेन वी मेक चेंजेस टू ए रिएक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम, a reaction at equilibrium, the equilibrium will respond to the change we make to try and undo the change। वो कोई भी आप इक्विलिब्रियम में चेंज करें तो उसको रिस्पॉन्स करता है कि वो अंडू कर देता है चेंज को, यानी फिर इक्विलिब्रियम की हालत में वापस आने की कोशिश करता है। इसको आसान लफ्ज़ों में ये कहेंगे। अगर आप किसी तरफ की कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो वो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएगा। उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन भी कहते हैं, इसको राइट हैंड साइड भी कहते हैं। ठीक है, तो अब आप ये जुमले बार बार सुनेंगे तो इसलिए इसको याद रखने के अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है तो वो राइट हैंड साइड पर जा रहा है, और अगर रिएक्शन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है तो वो लेफ्ट हैंड साइड पर जा रहा है, शिफ्ट हो गया। तो इसीलिए अगर आप मैं इसमें किसी की भी कंसंट्रेशन बढ़ा दूँ तो वो अमोनिया ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो मिनिमाइज़ करेगा उस कंसंट्रेशन को। ज़रूरी नहीं है कि किसी एक की बढ़ाने से मसला हल हो जाए। जैसे तो आप जहाँ ये रिएक्शन कर रहे होंगे वहाँ इनकी कंसंट्रेशन लिमिटेड नहीं होगी, लेकिन आप देख रहे होंगे कि बहुत जगहों पे आपको लिमिटेड कंसंट्रेशन भी इस्तेमाल करना पड़ रही होगी, ड्यू टू आप जो चीज़ बना रहे होंगे वो आपको बाद में अगर ज़्यादा बना लेंगे तो आपको वेस्ट करनी पड़ेंगी और वो कार्सोजेनिक हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो इसलिए हम उसको भी बाद में देखते हैं। लेकिन बहरहाल फिल वक्त अगर मैं कंसंट्रेशन चेंज करूँ तो कंसंट्रेशन का इफेक्ट ये होगा। अगर मैं इसी लीचैटियर प्रिसिपिटेशन में टेम्परेचर चेंज करूँ तो मैं ये देखूँगा कि कौन सा रिएक्शन किस साइड पे शिफ्ट हो रहा है। मैं ये देख रहा हूँ कि जब आप नाइट्रोजन से हाइड्रोजन से नाइट्रोजन बना रहे हैं तो ये रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है, सॉरी अब आप ये देखना होगा कि ये रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक है, ये एक्सोथर्मिक है। मुझे इस वक्त सही मेरा ख्याल है कि ये रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है, सॉरी एंडोथर्मिक है। तो इसको आप हीट देनी पड़ रही, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन बहरहाल वो तो जब आप सॉल्व करना शुरू करेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। तो इसलिए इस रिएक्शन में क्योंकि ये एक्सोथर्मिक सॉरी एंडोथर्मिक रिएक्शन सॉरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसका मतलब है कि इसमें हीट निकल रही है बाहर। तो अगर आप जब इसको हीट देंगे तो रिएक्शन जो है ना वो स्लो हो जाएगा। तो इसको आपको हीट
देनी चाहिए, बल्कि टेम्परेचर को कम कर देना चाहिए, ताकि रिएक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में ज़्यादा चलना शुरू हो जाए। क्योंकि अगर मैं हीट इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में हीट निकल रही है तो इस डायरेक्शन में हीट देनी पड़ेगी। अगर मैं हीट दूंगा तो रिएक्शन इस डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे चलना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप ये देखना पड़ेगा आपको कि आपने किस तरह टेम्परेचर को मिनिमाइज़ करना है, ठीक है। लेकिन इसमें एक बड़ी ट्रिकी पार्ट ये है कि बाद दफ़ा आप टेम्परेचर, आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, आपको अमोनिया बनानी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होता है, लेकिन आप उसको बहुत कम टेम्परेचर नहीं दे सकते। वजह उसकी ये होती है कि टेम्परेचर जो है वो एक ख़ास एक्टिवेशन एनर्जी के लिए रिक्वायर्ड होता है, एक ख़ास हीट रिक्वायर्ड होती है। वो हीट ज़रूरी है, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए ही ज़रूरी है। रेट ऑफ रिएक्शन इतना स्लो हो जाएगा कि जो अमोनिया जो है वो घंटों में बननी है वो दिनों में बन रही है। और जब आप एज इंजीनियर काम कर रहे होंगे तो आप देखेंगे केमिकल रिएक्शन में टाइम भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। एज इकोनॉमिकल, मैं एक इंडस्ट्री के एक साहब को जानता हूँ जो कि एक दवा है जो आइसोलेशन होती है, एक पौधा है जिससे बाहर निकाली जाती है, वो आइसोलेट की जाती है, जुनिपर का पौधा है वो, और उस पौधे में से वो आइसोलेट होती है। उस आइसोलेशन का प्रोसेस जो है वो तकरीबन 3-4 दिन का था। कुछ उसको 22 कंट्रोल करके कुछ अपने प्रेशर्स को और कुछ टेम्परेचर्स को उसको 22 आवर्स में दिया है। तो काफ़ी पैसे बचा लिए उन्होंने, और फिर ज़्यादा जब वो प्रोडक्ट बेच रहे होंगे तो उनकी प्रोडक्ट सस्ती होगी बनस्पत दूसरे लोगों की। तो इसलिए आपको इंडस्ट्री में ये भी देखना पड़ता है कि आपने रेट ऑफ रिएक्शन इतना स्लो ना हो जाए कि भाई आपको टेम्परेचर तो कम करेंगे आप, लेकिन टेम्परेचर एक ख़ास जगह पे एक कंप्रोमाइज़ टेम्परेचर रखते हैं आप। कंप्रोमाइज़ टेम्परेचर का फ़ायदा ये होता है कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन भी इतना होता है कि आपको सही यील्ड मिल रही होती है, और रिवर्सेबल रिएक्शन भी स्लो हुआ होता है। आप बाकी चीज़ों से फिर उसको कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर एक और प्रॉब्लम जो है वो प्रेशर से आ सकती है। आप प्रेशर चेंज कर सकते हैं। प्रेशर चेंज करने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर अगर ये वेसल क्लोज वेसल में ये है, क्लोज वेसल में ये रिएक्शन हो रहा है, तो अमोनिया की मिकदार जो है वो प्रेशर बढ़ाने से अमोनिया की मिकदार जो है वो बढ़ जाएगी। वजह उसकी ये है कि यहाँ पर अगर हम 22.4 या 24 जो है ना लीटर्स ले लें पर मोल, तो अगर 24 लीटर्स है एसटीपी और 24 लीटर जो है वो है, तो 24 और ×3, या चले इसको ऐसे देख लें कि भाई मोल्स का तो वॉल्यूम बराबर होते हैं, तो एक मोल का यहाँ 3 मोल हैं, तो ये टोटल 4 मोल है, और यहाँ 2 मोल है। तो जो अगर मैं इसका प्रेशर बढ़ाऊँगा तो गैस यहाँ कन्वर्ट होना ज़्यादा को फ़ायदेमंद है, क्योंकि जगह तो एक लिमिटेड ही है। जब प्रेशर बढ़ेगा तो उसके पास जगह और कम होना शुरू हो जाएगी। जगह और कम होने का मतलब फ़ायदा उसमें ये है कि अगर उसके पास कम मोल होंगे तो कम वॉल्यूम को घेर रहा होगा। तो इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम ज़्यादा होगी तो चीज़ें जो है वो इधर से इधर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब ये होता है कि आपके पास आज़ादी कितनी है, ठीक है। तो इसलिए आपके पास जो आज़ादी बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, अब वो ये जो है ये यहाँ से यहाँ कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम का मतलब प्रेशर से रिलेटेड है। जितना प्रेशर बढ़ाएंगे उतना वॉल्यूम जो है वो उतना कम होना शुरू हो जाएगा, तो वो उसी से वो उससे डायरेक्टली रिलेटेड है। और चौथी चीज़ जो है, आखिरी चीज़ जो है वो है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की डेफिनेशन ये होती है, हमारे ज़माने में तो ये होती थी कि जनाब एक ऐसा चीज़ है जो कि रिएक्शन की स्पीड को फास्ट कर देता है, तेज़ कर देता है, लेकिन रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता। जो आपका घी बनाने का अमल है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाने का अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाने का जो अमल है, वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, ऑयल से जब आप बनाते हैं तो आप हाइड्रोजन उसमें ऐड करते हैं, लेकिन निकल के थ्रू वो ऐड किया जाता है, मेरा ख्याल है निकल ही होता है। तो
निकल इस्तेमाल होता है, लेकिन निकल रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं होता, रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता। लेकिन अब ये बहुत ही बेकार सी डेफिनेशंस थी, क्योंकि भाई कोई चीज़ भी रिएक्शन में हिस्सा ना ले तो वो कैसे रिएक्शन को फास्ट कर सकती है या स्लो कर सकती है। तो वो रिएक्शन में हिस्सा ज़रूर लेता था, लेकिन वो ज़्यादातर मिकदार में वापस मिल जाता है। कुछ ट्रेसेस जो है उसके रह जाते हैं, तो वो ट्रेसेस जो है वो क्या कहते हैं, ट्रेसेस जो हैं वो क्या कहते हैं उसमें डाल देते हैं, ट्रेसेस उसमें मौजूद रहते हैं। इसीलिए जो है कोशिश करें कि घी ना खाएं, क्योंकि घी जो है उसमें निकल के बहुत ही अच्छी भी कंट्रोल इन्वायरमेंट भी हो, तब भी कोशिश करें कि घी ना खाएं। लेकिन निकल के कुछ ट्रेसेस उसमें मौजूद रहते हैं, निकल होता है या जिंक होता है मुझे सही याद नहीं, लेकिन बहरहाल मेरा कोई मेटल होता है और वो गायब होता है, उसके ट्रेसेस मौजूद हैं, तो वो आपको नुकसान पहुँचाएंगे। तो कैटलिस्ट वो चीज़ होती है जो कि रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देती है और रिएक्शन में हिस्सा लेती है, लेकिन आपको वो वापस मिल जाती है। ठीक है, इसको कैटलिस्ट कहते हैं। तो ली चैटर प्रिंसिपल ये कहता है कि आप जब कैटलिस्ट डालेंगे तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा चलना शुरू हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। कैटलिस्ट दो तरह के होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं, इनहिबिटर्स होते हैं। इनहिबिटर रिएक्शंस को रोक रहे होते हैं, वो ऐसी जगह पर डाले जाते हैं, ख़ासतौर पे पॉलीमर वालों के लिए इंटरेस्टिंग है कि जो पॉलीस्टायरीन का जो मोनोमर होता है, स्टायरीन मोनोमर, उसमें इनहिबिटर डाल दिया जाता है ताकि रिएक्शन कहीं शुरू ना हो जाए। अगर पॉली स्टायरीन मोनोमर पड़ा हुआ है कहीं, तो उसमें अगर आपको रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए इनिशिएटर डालना पड़ता है, लेकिन रिएक्शन को रोकने के लिए इनहिबिटर्स भी डाल सकते हैं आप। इनहिबिटर जो है वो रिएक्शन इसलिए डाला जाता है कि रिएक्शन स्टार्ट खुद से ना हो जाए भाई, और वो रिएक्शन को रोकने के लिए इनहिबिटर डालते हैं। कैटलिस्ट की नॉर्मल जो डेफिनेशन है वो तो ये है कि वो रिएक्शन को फास्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ कैटलिस्ट रिएक्शन को स्लो भी कर सकते हैं और रिएक्शन को माइनस साइड डायरेक्शन पे भी ले आने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो वो बहरहाल कैटलिस्ट नॉर्मली जो इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं वो तो पास करने के लिए ही होते हैं, लेकिन देखिए डेफिनेशन वाइज अगर आप देखें तो दोनों तरफ भी चीज़ें शिफ्ट हो सकती हैं। तो ली चैटर प्रिंसिपल तो ये इसको कंट्रोल करता है, इसको गवर्न करता है। इसके आगे हम कुछ देखेंगे, कुछ रिएक्शन देखेंगे। पहले बात तो जो नॉर्मल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन है बहुत सारे, जो कि हम देखेंगे कि उसमें किस तरह कंट्रोल करके रिएक्शन अपनी यील्ड को वो बढ़ा रहे हैं, और उसके अलावा अपने जो भी चीज़ है उसको अपने जो प्रोडक्शन है उसमें इजाफा कर रहे हैं, और उसमें क्या क्या ली चैटर प्रिंसिपल से क्या क्या वो डेविएट कर रहे हैं, किस तरह डेविएट कर रहे हैं, किस तरह उसको उससे प्ले कर रहे हैं, वो तमाम चीज़ें हम देखेंगे अगले लेक्चर तक।